हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीके सर। तो इस सेशन में मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ हमारी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है हमारा ताम्रपाषाण काल। ठीक है। मैंने अपने दो वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको पहले में आपको पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया है, दूसरे में मैंने आपको पूरी स्टोन एज पढ़ा दी है। ओके, उसके बाद अब हमारी जो तीसरा जो हमारा सेशन है वो जाएगा हमारा यूनिट 2 के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। ओके, अगर आपने हमारी वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सिलेबस देख लें कि हमें एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितनी यूनिट्स हमें पढ़नी है। उसके बाद मैं यूनिट बाय यूनिट आपको पढ़ा रहा हूँ और पहला लेक्चर मैं ले चुका हूँ जिसमें मैंने पूरा स्टोन एज कवर किया है। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट नंबर 2, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जिसकी समय अवधि हमारी कितनी है, 4000 बीसी से 700 बीसी। ठीक है, ये हमारी ताम्रपाषाण काल की समय अवधि है। अब मैं अगर यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन पूछूं कि सर्वप्रथम, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा तांबा। यानी कि जो हमारा मानव था सर्वप्रथम उसने तांबे धातु का प्रयोग किया था। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण में जिसकी हमारी समय अवधि है 4000 बीसी से 700 बीसी, उसमें हमारी 3 ग्रामीण संस्कृतियां हैं। कितनी संस्कृतियां हैं? 3 ग्रामीण संस्कृतियां हैं। ठीक है, अब इन 3 ग्रामीण संस्कृतियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं, मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में पूरा एक रिच कंटेंट मैं आपके सामने ला रहा हूं जो कि पूरा फ्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी पूरा आपको सेशन पढ़ाऊंगा। इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस आप लेक्चर के बाद लगा के देखिएगा। मैं आपको गारंटी और विश्वास दिलाता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपनी ताम्रपाषाण काल की तीनों ग्रामीण संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पहली संस्कृति है आहट संस्कृति। आहट संस्कृति जो हमारी पड़ती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कहाँ पड़ती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, दूसरी हमारी जो संस्कृति है वो है हमारी जोरबे संस्कृति। कौन सी संस्कृति है हमारी? जोरबे संस्कृति, जो हमारी कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरी संस्कृति है हमारी मालवा संस्कृति। क्या नाम है हमारी तीसरी संस्कृति का? मालवा संस्कृति, जो हमारी कहां पर है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार हमारी ताम्रपाषाण में 3 ग्रामीण संस्कृतियां हैं। पहली है हमारी आहट संस्कृति जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, दूसरी है हमारी जोरबे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है, और तीसरी है हमारी मालवा संस्कृति जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके स्थलों के नाम देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। ये जो हमारी आहट संस्कृति है, इसमें हमारे जो साक्ष्य मिले हैं, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो साक्ष्य मिला है, सबसे पहला मिला है हमारा आहड़ से। आहड़ से साक्ष्य मिला है, इसलिए हमने इस संस्कृति का नाम क्या रखा? आहड़ संस्कृति। दूसरा साक्ष्य जो हमारा मिला है वो हमारा मिला है गिलुंद से। ठीक है, और जो हमारा तीसरा साक्ष्य मिला है वो मिला है हमारा बालाथल से। ठीक है, ये जो हमारी आहड़ संस्कृति है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, किन किन स्थलों से मिली है? आहर से, गिलुंद से और बालाथल से। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई हमारा आहड़ हमारे लिए किस लिए फेमस है, बालाथल हमारा किस लिए फेमस है। इनके बारे में जो फेमस चीजें हैं, जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले आहड़ की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अगर आहड़ की बात करता हूँ तो
इसका जो प्राचीन नाम है, आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो है ताम्बवती। क्या है इसका प्राचीन नाम? ताम्बवती। ठीक है, इसका हमारा प्राचीन नाम क्या है? ताम्बवती, जहां से मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली है। ये आप नोट करिएगा, मिट्टी की बैल मूर्ति के साक्ष्य यहां से मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि सबसे ज्यादा जो ताम्र औजार मिले हैं वो हमारे आहड़ से मिले हैं, यानी सबसे ज्यादा ताम्र औजार। ठीक है, तो ये हमारी आहड़ के बारे में रही। अब हम पढ़ते हैं बालाथल के बारे में, जो इसका दूसरा स्थल है। ये हमारा किस लिए फेमस है? यहां से एक विशाल घर के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है? यहां से एक विशाल घर के अवशेष मिले हैं। यहां से एक विशाल घर के अवशेष मिले हैं जिसमें 11 कमरे और 5 भट्टियां मिली हैं। क्या क्या मिला है? एक विशाल घर के साक्ष्य मिले हैं जिसमें से हमारे 11 कमरे और 5 भट्टियां मिली हैं। ठीक है, अब चलिए जो हमारी दूसरी संस्कृति है मालवा संस्कृति, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मालवा संस्कृति जो हमारी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसमें जो हमारी जगह के नाम है वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा पहला एरण। ठीक है, दूसरा है इसमें हमारा नागदा, और तीसरा है इसमें हमारा नवदा टोली महेश्वर। नवदा टोली महेश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें हमारे 3 स्थल मिले मालवा संस्कृति में। पहली हमारी है एरण, दूसरी है हमारी नागदा, और तीसरा है हमारा नवदा टोली महेश्वर। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे करके अपनी आगे की स्थलों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी जो तीसरी संस्कृति है वो है हमारी जोरवे संस्कृति। तीसरी संस्कृति जो है वो है हमारी जोरवे संस्कृति। ये हमारी तीनों ग्रामीण संस्कृतियां हैं। अब जोरवे संस्कृति ये हमारी महाराष्ट्र के, इसके जो हमारे साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला। अहमदनगर जिला, यहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जोरवे संस्कृति जो है वो हमारी किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जोरवे संस्कृति के जो हमारे साक्ष्य मिले हैं वो हमारे कहां कहां से मिले हैं? पहला साक्ष्य हमारा मिला है इनाम गांव से। ठीक है, दूसरा हमारा साक्ष्य मिला है सोन गांव से। तीसरा हमारा साक्ष्य मिला है चंदौली से। चौथा हमारा जो साक्ष्य मिला है वो मिला है दैमाबाद से। और जो इसका आखिरी साक्ष्य मिला है वो मिला है हमारा जोरवे से। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोरवे संस्कृति, आहड़ संस्कृति और मालवा संस्कृति तीनों हमारी कैसी हैं? ग्रामीण संस्कृतियां हैं। किंतु ये जो हमारा इनाम गांव है, इनाम गांव और दैमाबाद, इनाम गांव और दैमाबाद से हमारे क्या मिले हैं? शहरी लक्षण मिले हैं। शहरी लक्षण देखने को मिले हैं इनाम गांव से और दैमाबाद से। ठीक है, दैमाबाद हमारा कुछ और चीजों के लिए भी फेमस है। सबसे जो हमारा बृहद ताम्र पाषाणिक स्थल है वो है हमारा दैमाबाद, यानी कि सबसे बृहद ताम्र पाषाणिक स्थल। ये सब आप नोट्स बनाइएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा। यहां से रथ पर सवार एक व्यक्ति की खिलौना मूर्ति मिली है। यहां से हमारी क्या मिली है? रथ पर सवार
एक व्यक्ति, रथ पर सवार एक व्यक्ति की खिलौना मूर्ति मिली है। ठीक है, इसमें अगर हम तीसरा पॉइंट देखें दैमावाद में, ये सब दैमावाद के ही पॉइंट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो आप अभी इसके बाद यूनिट पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जो हमारी थर्ड यूनिट है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, दक्षिणी सीमा है। यानी कि मान लीजिए अगर आपसे ऑप्शंस में दैमावाद के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके लिए 3 ऑप्शन दे सकता है। सबसे बृहद ताम्रपाषाणिक स्थल, रथ पर सवार एक व्यक्ति की खिलौना मूर्ति, और तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से कथन दैमावाद के लिए सत्य हैं, तो आप इन तीनों कथनों को सत्य लगाएंगे, यानी कि आप कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपके सही होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये थी हमारी तीसरी संस्कृति। ठीक है, चलिए अब हम इसके और स्थलों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी ताम्रपाषाण काल के जो हमारे प्रमुख स्थल हैं वो और कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है हमारा बिहार। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया तीनों ग्रामीण संस्कृतियों के बारे में। अब मैं स्थलों के बारे में आपको बताता हूं कि बिहार में हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं। बिहार में जो हमारे स्थल मिले हैं वो मिले हैं हमारे चिरांद, सोनपुर, चिरांद मिला है, सोनपुर मिला है, सैनुवार मिला है और ताराडीही मिला है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे 4 स्थल बिहार से हो गए। फिर हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे कौन कौन से स्थल मिले हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हमारे मिले हैं वो मिले हैं हमारे खैराडीही। ठीक है, दूसरा हमारा मिला है नरहन। ठीक है, यूपी पीसीएस वाले ये दोनों स्थलों को अच्छे से याद करें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीही और नरहन मिला है। उसी प्रकार अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमारे कहाँ कहाँ जगह मिली है, महिषदल। पहला स्थल जो हमारा मिला है क्या मिला है, महिषदल, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर हम दूसरा नाम बोले तो वीरभूम जिला। ठीक है, ये वीरभूम जिला में है। उसके बाद जो हमारे इसके दूसरे साक्ष्य मिले हैं वो हमारे मिले हैं पांडु राजार ढीवी। पांडु राजार ढीवी जो है हमारा वर्धमान जिले में। कहां पर है, वर्धमान जिला। ठीक है, उसके बाद चलिए हम इसके और स्थलों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे जो स्थल हैं वो हमारे गुजरात से भी प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात में हमारे कहाँ कहाँ से मिले हैं, प्रभास पाटन से। कहाँ से मिले हैं, प्रभास पाटन। इसके जो हमारे स्थल मिले हैं वो हमारे मिले हैं रंगपुर से। ठीक है, अब ये जो प्रभास पाटन है ये हमारा किस लिए फेमस है, यहां से कुछ मात्रा में स्वर्ण आभूषण मिले हैं। यहां से कुछ मात्रा में स्वर्ण आभूषण मिले हैं। ठीक है, रंगपुर हमारा किस लिए हमारा फेमस है, क्योंकि यहां से चावल, बाजरा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम और स्थलों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपना दक्षिण भारत की तरफ कि दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण के कौन कौन से स्थल हमको मिले हैं। जो इसमें हमें स्थल मिले हैं वो मिला है हमारा ब्रह्मगिरी, ठीक है, दूसरा हमारा मिला है संगन कल्लू,
जो हमारा तीसरा स्थल है वो है हमारा हल्लूर। जो हमारा चौथा स्थल है वो है हमारा मस्की। जो हमारा पांचवा स्थल है इसमें वो है हमारा पिकली हल। ठीक है, तो इस प्रकार दक्षिण भारत से ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, मस्की और पिकली हल से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके थोड़े और स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान, राजस्थान में इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो मिले हैं हमारे गणेश्वर से। कहां से मिले हैं? गणेश्वर से। ठीक है, ये जो गणेश्वर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। जननी कहा जाता है। जननी पे आप मार्क कीजिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में हमारे दो स्थल और हैं। महाराष्ट्र में हमने जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़ा था, तो महाराष्ट्र में हमारे दो स्थल और हैं। पहला स्थल है हमारा सावलदा। क्या स्थल है? नाम सावलदा। सावलदा किस लिए फेमस है? ये हमारा तापी नदी के तापी नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, दूसरा जो इसमें हमें विशेषता मिलती है वो है, इसको आप नोट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, चॉकलेट रंग के मृदभांड मिले हैं। चॉकलेट रंग के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, ये इसकी दो विशेषताएं हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने आपको मालवा संस्कृति के बारे में बताया था, वैसे ही मध्य प्रदेश में एक स्थान है हमारा, मध्य प्रदेश में जो हमारा एक और स्थान है वो है हमारा कायथा। ठीक है, अब ये कायथा किस लिए फेमस है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, काली सिंध नदी के किनारे बसा है। काली सिंध नदी के किनारे बसा है। उसके बाद यहां से 29 कंगन प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? 29 कंगन और कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं पर अगर मैं बताऊं आपको, यहीं पर कायथा में वारे मिहिर का भी जन्म हुआ है। आपने वारे मिहिर के बारे में सुना ही होगा। वारे मिहिर जन्म स्थल, वारे मिहिर का जन्म। ठीक है, इसके जो हमारे खोजकर्ता हैं कायथा संस्कृति में, जो हमारे कायथा जो हमारा स्थल है, उसके जो हमारे खोजकर्ता हैं जिन्होंने इसकी खोज की है, उनका नाम है वी.एस. वाकणकर। क्या नाम है उनका? वी.एस. वाकणकर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये सभी स्थल अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने वन बाई वन नोट करे होंगे। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को अच्छे से नोट करिएगा। अब हम अपना जो अगला टॉपिक है कि ताम्रपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुख्य विशेषताएं। ताम्रपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं, आप इसके नोट्स बनाइएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके के रिच कंटेंट कहीं नहीं मिलेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको यहाँ पे वादा करता हूं पूरा एंशियंट हिस्ट्री और पूरा यूपीएससी का सिलेबस, यानी कि मैं आपको यूपीपीएससी का भी पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आप जो है अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। चलिए अब हम इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली जो हमारी मुख्य विशेषता है वो हम पढ़ेंगे सामाजिक, यानी कि हमारी इसकी जो
ताम्र पाषाण काल है उसकी सामाजिक विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैसी थी हमारी, ये हमारी ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी, ग्रामीण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है यहां के लोग कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे, कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे। यहां से हमारा तीसरा पॉइंट क्या बनता है, एरण और जोरवे संस्कृति से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। एरण और जोरवे संस्कृति से क्या मिला है हमारा, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। ठीक है, ये हमारा इसका तीसरा पॉइंट रहा। चौथा पॉइंट, आहट संस्कृति से, आहट संस्कृति से क्या मिला है, पत्थर के टुकड़ों के कुछ आवास बनाए गए हैं, यानी कि यहां से पत्थर के टुकड़ों के आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। उसके बाद यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस संस्कृति में पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट ऑप्शंस में आएंगे, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने होंगे ताकि आप आंसर को अच्छे से लगा पाए। ठीक है, इसमें जो हमारी अगली सामाजिक विशेषता है वो है कि इस संस्कृति के लोगों के घरों का आकार, इस संस्कृति में लोगों के घरों का आकार कैसा था, लोगों के घरों का आकार था गोलाकार और आयताकार। ठीक है, अब यहां के लोगों का आजीविका का साधन क्या था, अगर मैं बात करूं कि यहां के लोगों का आजीविका का साधन क्या था, वो था कृषि कार्य। ठीक है, यहां के लोग मछली पालन और पशुपालन भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। ठीक है, इसकी जो और सामाजिक विशेषताएं वो क्या है, मनोरंजन के रूप में, मनोरंजन के रूप में ये लोग पक्षियों को लड़ाते थे। क्या करते थे, पक्षियों को लड़ाते थे। ठीक है, यहीं से इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिपल स्टार बना दिया है। यहां से हमारे टोटीदार मृद भांडों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो जोरवे संस्कृति से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सामाजिक विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब हम इसकी दूसरी विशेषता के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी है हमारी आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं। मैं आपके लिए यहाँ पे पीपीटी में भी लिख के ला सकता हूं, बट मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अगर आपके सामने लिखूंगा तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी, आप जो है उसको अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा याद कर पाएंगे। मैं तो पीपीटी लेके आ सकता हूं आपको, मेरे लिए तो और आसानी हो जाएगी, मेरे को केवल पीपीटी को रीड आउट करना है, बट मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं ताकि आप मेरे को अगर लिखता हुआ देखेंगे तो वो आपके मेमोरी में भी बनेगा और आप मेरे साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। ठीक है, और अच्छे से
मन लगा के आप पढ़िए। चलिए अब हम इनकी आर्थिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक विशेषता के बारे में अगर हम पढ़ें तो पहला पॉइंट है, इनका जो मुख्य पेशा था, इनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था? कृषि। ठीक है, जिसमें इन्होंने जौ, गेहूं, चावल और रागी जैसे, जौ, गेहूं, चावल और रागी जैसे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया था। ठीक है, ये लोग पशुपालन पर भी निर्भर रहते थे। पशुपालन पर इनकी क्या थी? निर्भरता थी। ठीक है, इनका मुख्य प्रयोग, ये पशुपालन क्यों करते थे अगर मैं बताऊं तो इनका जो मुख्य प्रयोग था वो था पशुपालन का दूध और मांस के लिए। किसके लिए? दूध और मांस के लिए। ठीक है, अगर मैं यहां पर पाए जाने वाले उद्योगों की बात करूं तो यहां पर हथकरघा हथकरघा उद्योग प्रचलित में था। ठीक है, यहां पर अगर मैं उद्योगों की बात करूं तो यहां पर बर्तन निर्माण क्या था? बर्तन निर्माण, मूर्ति निर्माण और धातु शोधन, ये तीन मुख्य कार्य होते थे। ठीक है, यहां से अगर मैं आर्थिक विशेषताओं की बात करूं तो यहां से मनकों की प्राप्ति हुई है। मन के यानी कि मोहर, यानी कि व्यापार करते होंगे, इसलिए तो हम इनकी आर्थिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं। मन के यानी कि मोहर की प्राप्ति हुई है। ठीक है, मुख्यतः ये जो मोहरे हैं या हम कहें कि मन के हैं, वो मुख्यतः धातु या स्टेटाइट, स्टेटाइट एक जो होता है वो होता है हमारा मुलायम पत्थर, उसकी बनी होती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः ये जो हमारी मोहर है वो हमारी धातु और स्टेटाइट, स्टेटाइट जिसको हम क्या कहते हैं? मुलायम पत्थर, मुलायम पत्थर कह लें या मुलायम मिट्टी कह लें। ठीक है, तो ये मन के इस चीज की प्राप्त हुई है। उसके साथ यहां से व्यापक पैमाने पर, यहां से लगभग सभी स्थलों से, लगभग अगर मैं बात करूं, लगभग सभी स्थलों से व्यापक पैमाने पर मृद भांड की प्राप्ति हुई है। मृद भांड की प्राप्ति हुई है। और मुख्यतः ये जो हमारे मृद भांड है वो हमारे किस तरीके के हैं? एक है हमारा गेरुआ मृद भांड, गेरुआ मृद भांड, और दूसरा जो है मृद भांड जो यहां से मिला है वो है हमारा काले और लाल मृद भांड। ठीक है, दो तरीके के मृद भांड व्यापक रूप से मिले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये आर्थिक विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने मेरे साथ नोट्स भी बनाए होंगे। चलिए अब हम इस यूनिट का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं। जो हमारी तीसरी विशेषता है वो है हमारी धार्मिक सांस्कृतिक विशेषताएं। ठीक है, इसमें जो हमारी आखिरी जो हमारा पॉइंट है, जो आखिरी विशेषता है वो है हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। धार्मिक सांस्कृतिक विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसी यहाँ पर क्या धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं थी। इस समय तक इस समय तक लोगों की अपनी कुछ निश्चित धार्मिक मान्यताएं विकसित होने लगी थी। मैं आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूं कि
इस कालखंड में लोगों ने अपनी कुछ धार्मिक मान्यताएं विकसित कर ली थी, यानी कि ये लोग अपनी धार्मिक मान्यताएं विकसित कर चुके थे। ठीक है, अब ये हम कैसे कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि घर के अंदर शव दफनाना, यहां पे अगर हम पढ़ें तो घर के अंदर शव दफनाना, ओके, साथ में दैनिक वस्तुएं, साथ में दैनिक वस्तुएं जैसे, अगर मैं बात करूं दैनिक वस्तुएं कौन कौन सी, जैसे हमारे बर्तन हो गए, ठीक है, खड़ाऊ हो गए, ठीक है, और ये तो हमारी दैनिक वस्तुएं हो गई, और साथ में पालतू पशु को भी, पालतू पशु को भी दफनाया जाता था। अब यहां से इनकी कोई ना कोई धार्मिक मान्यता थी कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे थे कि शरीर नश्वर है, आत्मा की अमरता का इनका विश्वास बन चुका था। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये लोग मानते थे कि पुनर्जन्म होगा, व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा, तो उसके लिए कुछ वस्तुएं, दैनिक वस्तुएं आवश्यकता रहेगी। ठीक है, इसलिए उनको अपने घर में ही दफना देते थे, और साथ में इनका जो फेवरेट जो पशु होता था उसको भी साथ में दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो इनकी दूसरी विशेषता है वो है, अगर मैं धार्मिक की बात करूं तो यहां से वृषभ यानी कि बैल तथा मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, यानी कि वृषभ और मातृ देवी की ये लोग पूजा करते हैं। इस प्रकार ताम्र पाषाणिक संस्कृति, पाषाण काल, ठीक है, हमने जैसे पढ़ा इससे पहली वाले जो हमारा सेशन था उसमें हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा, और इसके बाद जो हमारा सेशन आएगा वो होगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी वो पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य एक सेतु के रूप में संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगर मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, ये आप अपने एग्जाम में मेंस में भी लिख सकते हैं। ताम्र पाषाण काल जो है सेतु का कार्य, सेतु का कार्य किस किस के बीच में, यहां हम लिखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगले यूनिट में हम इसको पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता और किसके बीच में हमारा ये सेतु का कार्य कर रहा है, पाषाण काल। ठीक है, आप चाहे तो इनकी समयावधि भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज इतना से आपका काम चल जाएगा और आप मेंस में एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, इसी प्रकार मैं आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप विश्वास कीजिए, मेरे को यूपीएससी में अराउंड 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों एग्जामों पे फोकस करके सारे फैक्ट्स और मेंस में किस तरीके से आंसर लिखते हैं वो सब सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे पूरा सी सेट भी पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी उस वीडियो सीरीज को भी आप देख सकते हैं। मैंने सी सेट की वीडियो सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं अराउंड अब तक 12 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। 1 बाय 1 में सी सेट भी पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, यानी कि आप मान के चलिए आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी कृत आईएएस, यहां पर मैं वीके यानी कि वीके सर आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, जिसमें प्रीलिम्स का सी सेट से लेके मैं आपको मेंस के सारे सब्जेक्ट 1 बाय 1 करके यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा, और इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आप इस प्लीज चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला वर्धन हो
और आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।